ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबाना बेगम माविन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हिप्परगा तालुका जेवरगी ज़िला कलबुर्गी से जमात हफ्तों के लिए समाजी साइंस का मजमून पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामाईन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबका दिल की गहराइयों से आज की इस ई क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। तो चलिए तलबा, देखते हैं कि आज का हमारा उन्वान क्या है। जी, आज का हमारा उन्वान है मैसूर के वडियर ख़ानदान, जिसका पहला हिस्सा आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बकिया हिस्से के मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए, आज का उन्वान शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इसके जवाबात ज़रूर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरा पहला सवाल क्या है। वडियर ख़ानदान का बानी कौन था? जी बताइए तलबा, वडियर ख़ानदान का बानी कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही, वडियर ख़ानदान का बानी यदुराया था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या है। बेंगलुरु में लाल बाग की बुनियाद किसने रखी? बताइए तलबा, किसने रखी? जी हाँ, बिल्कुल सही, हैदर अली ने। हैदर अली ने बेंगलुरु में लाल बाग की बुनियाद रखी। तो अब देखते हैं कि मेरा तीसरा सवाल क्या है। शेर मैसूर किसे कहा जाता है? बताइए तलबा, किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। तो देखेंगे अब मेरा चौथा सवाल क्या है। जी, चौथी एंग्लो मैसूर जंग के कोई दो नताइज बताइए। बताइए तलबा। जी हाँ, पहला नताइज, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 1799 में शहीद हुए। बिल्कुल सही। और जो दूसरे नताइज है वो ये है कि मैसूर रियासत को अंग्रेज़ों ने क्या किया? 4 हिस्सों में तकसीम किया। जो पहला हिस्सा है, जो पहला इलाक़ा है, उसको अंग्रेज़ों ने रख लिया। दूसरा इलाक़ा मरहट्टा और तीसरा इलाक़ा हैदराबाद के निज़ाम के हवाले किया। मरहट्टा और हैदराबाद के निज़ाम कौन है? जी हाँ, ये अंग्रेज़ों के खैरख्वाह हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ लड़ने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। और जो चौथा इलाक़ा है वो किसको दिया? जी हाँ, वडियर ख़ानदान की यहाँ पे दोबारा से हुकूमत शुरू हुई। तो चलिए तलबा, आज का हम उन्वान शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम इस सबक में क्या क्या अहम नुकात पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जो पहला अहम नुकात है वो है कृष्ण राजा वडियार के मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। और जो दूसरा है वो है कमिश्नरों के हुक्मरानी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और चामराज वडियार दहुम के हुक्मरानी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और नालवडी कृष्ण राजा वडियार के दौर हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और इनके दौर के जो 2 मशहूर दीवान हैं उनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और जयचामराज वडियार के दौरे हुकूमत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कृष्ण राजा वडियार, जिनका दौर हुकूमत शुरू होता है 1799 में। ये 1799 से 1831 तक इनका दौर हुकूमत रहा। अंग्रेज़ों ने कृष्ण राजा वडियार को इख्तिदार पर लाया। जी हाँ, चौथी एंग्लो मैसूर के बाद जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो इसका एक हिस्सा वडियार की हुकूमत वहाँ पर शुरू हो गई मैसूर में। और वडियार अंग्रेज़ों ने क्या किया? कृष्ण राजा वडियार को इख्तिदार पर लाया। जब कृष्ण राजा वडियार इख्तिदार पर आए तो उनकी उम्र सिर्फ कितनी थी तलबा? 5 साल की थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है कृष्ण राजा वडियार। जब वो इख्तिदार पर आए तो उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, जिसकी वजह से क्या किया गया? पंडित पुरनैया को दीवान यानी कि कृष्ण राजा का वज़ीर बनाया गया। जिसकी वजह से क्या किया गया? पंडित पुरनैया को दीवान यानी कि वज़ीर आला, किसका वज़ीर? कृष्ण राजा वडियार के वज़ीर मुकर्रर किया गया। 1831 में शिमोगा के बिजनौर ज़िले में बगावत शुरू होती है। कहाँ पे तलबा? जी हाँ, शिमोगा के बिजनौर ज़िले पे एक बगावत शुरू होती है जिसको काबू करने में नाकाम होते हैं। कौन? कृष्ण राजा वडियार। इसलिए क्या किया अंग्रेज़ों ने? कृष्ण राजा वडियार को इख्तिदार से अलग कर दिया और वहाँ पर कमिश्नरों का रूल शुरू किया। कब? 1831 ईस्वी में।
तो चलिए तलबा, अब हम कमिश्नरों की हुक्मरानी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। 1831 से 1881 ईस्वी तक मैसूर पर कमिश्नरों की हुक्मरानी रही। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन अहम कमिश्नरों ने मैसूर पर हुक्मरानी की। तो सबसे पहले यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है मार्क कब्बन। इन्होंने 1834 ता 1861 ईस्वी तक कमिश्नर बनकर हुकूमत करते रहे। और ये हैं दूसरे अहम कमिश्नर, इनका नाम है लुई बेंथम बोरिंग। ये 1862 ता 1870 ईस्वी तक इन्होंने मैसूर के कमिश्नर बनकर हुक्मरानी की। तो चलिए अब हम इनके मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले मार्क कब्बन, जो 1834 ता 1861 ईस्वी तक इन्होंने हुक्मरानी की। देखेंगे कि मार्क कब्बन ने अपनी रियासती निज़ाम में, यानी कि मैसूर के रियासती निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने पायतख्त को मैसूर से बेंगलुरु को मुंतकिल किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में उनका जो पायतख्त था वो मैसूर था। तो सबसे बड़ी तब्दीली इन्होंने क्या की, मार्क कब्बन ने क्या किया, अपना पायतख्त मैसूर से बेंगलुरु को मुंतकिल किया और मैसूर को कई इंतज़ामियाई इकाइयों में तकसीम करके इनको सुप्रिटेंडेंट की निगरानी में रखा गया। यानी कि पूरे मैसूर रियासत को इन्होंने क्या किया, कई इंतज़ामियाई इकाइयों में तकसीम किया। जो इनकी इंतज़ामियाई इकाइयाँ थी वो क्या है, किस तरह से इन्होंने इकाइयों में तकसीम किया, ज़िलों, और ज़िलों को क्या किया, फिर तारीख़ों में तकसीम किया। कौन, जी हाँ, मार्क कब्बन ने इस तरह से मैसूर को तकसीम किया। तो चलिए तलबा, अब हम मार्क कब्बन के कारनामों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो देखेंगे कि इनके कारनामे क्या थे। इन्होंने क्या किया, नए नए रास्ते बनवाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, रियासत के तमाम अहम शहर को क्या किया, बराह रास्त बेंगलुरु से जोड़ा गया। इनका जो दूसरा कारनामा है वो है टेलीग्राफी की तार डाली गई। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रोड के कंस्ट्रक्शन किया और क्या किया। जो दूसरी तस्वीर है इसमें क्या दिख रहा है तलबा, जी हाँ, टेलीग्राफी की तार डाली जा रही है जिससे कम्युनिकेशन में आसानी हो। इनका जो तीसरा कारनामा है वो है 1859 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, बेंगलुरु और जोलारपेट के दरमियान रेल की पटरी डालना शुरू किया। ये रियासत मैसूर की पहली रेलवे लाइन थी तलबा, है ना। क्या किया उन्होंने, 1859 ईस्वी में बेंगलुरु और जोलारपेट के दरमियान रेल की पटरी डालना शुरू किया। ये रियासत मैसूर की पहली रेलवे लाइन है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। मार्क कब्बन का एक और अहम कारनामा हम देखेंगे तलबा, बेंगलुरु में कब्बन पार्क इन्हीं के नाम पर रखा गया है। शायद आप लोग देख चुके होंगे, बेंगलुरु में जो पार्क है कब्बन पार्क, ये क्या है, ये कमिश्नर मार्क कब्बन के नाम पर ही ये पार्क का नाम रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत ये पार्क बनाया गया है। और 1861 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कमिश्नर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तो चलिए तलबा, अब हम अगले अहम कमिश्नर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जी हाँ, ये है लुई बेंथम बोरिंग। यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है लुई बेंथम बोरिंग। इन्होंने 1862 ता 1870 ईस्वी तक मैसूर पर हुक्मरानी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LB बोरिंग ने 1862 ईस्वी में कमिश्नर का अहदा संभाला। इन्होंने क्या किया, मैसूर रियासत के पूरे इंतज़ामिया को दोबारा मुत्तहिद किया और फिर इसको क्या किया, नंदी दुर्गा शहर और अष्टग्रामा, ये सब इंतज़ामियाई इनके इकाइयाँ थी। जिस तरह मार्क कब्बन ने ज़िलों और तालुक़ों में मैसूर रियासत के पूरे इंतज़ामिया को दोबारा मुत्तहिद किया। इन्होंने क्या किया, लुई बेंथम बोरिंग ने मैसूर रियासत के पूरे इंतज़ामिया को दोबारा फिर से मुत्तहिद किया और फिर उसको नंदी दुर्गा शहर और अष्टग्रामा, ये सब इंतज़ामिया इकाइयों में फिर से इसको तकसीम किया और इन पर कमिश्नर निगरानी किया करते थे। और इन्होंने क्या किया, ज़मीनी महसूल में तब्दीलियाँ लाई। ज़मीनी महसूल यानी कि ज़मीन का जो टैक्स करने का जो तरीक़ा था उसमें क्या किया, तब्दीलियाँ लाई। अदलिया और महकमा पुलिस को मुनज़्ज़म तौर पर मुत्तहिद किया और 1870 ईस्वी में LB बोरिंग ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो चलिए तलबा, अब हम जितना भी हम पढ़े हैं इससे मुताल्लिक़ मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इसके जवाब देंगे। तो मेरा पहला सवाल है, पायतख्त मैसूर से बेंगलुरु को मुंतकिल करने वाले कमिश्नर का नाम बताइए। जी हाँ, बताइए तलबा, कौन थे। जी बिल्कुल सही जवाब, मार्क कब्बन।
तो मेरा दूसरा सवाल है, एल.बी. बोरिंग कब कमिश्नर बने? बताइए, एल.बी. बोरिंग कब कमिश्नर बने? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1862 ईस्वी में। कमिश्नर की हुकूमत कब से कब तक थी? बताइए तुलबा, अभी हम पढ़ चुके हैं कमिश्नर की हुकूमत कब शुरू हुई और कब तक रही? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1831 ईस्वी से 1881 ईस्वी तक हुक्मरानों ने 1881 ईस्वी तक इन कमिश्नरों ने मैसूर पर हुक्मरानी की। तो चलिए 1881 ईस्वी के बाद मैसूर पे किसकी हुकूमत आती है देखेंगे। पुनर्दान। ये पुनर्दान क्या है? चलिए अब हम इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। 1881 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किया, मैसूर में फिर से, मैसूर रियासत पर फिर से नहीं, 1881 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फिर से रियासत मैसूर की बागदौड़ वडियार ख़ानदान के सुपुर्द कर दी। यानी कि 1881 ईस्वी में कमिश्नरों की हुक्मरानी ख़त्म हो गई और यहाँ पर क्या किया गया, फिर से जो मैसूर का हिस्सा था वडियार ख़ानदान के सुपुर्द कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं, पुनर्दान कहते हैं। पुनर्दान यानी कि फिर से, दोबारा से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब मैसूर की भागदौड़ फिर से वडियार ख़ानदान के हवाले कर दी गई तो सबसे पहला उसके बाद कौन हुक्मरान वहाँ पर आया? जी हाँ, चामराज वडियार दहुम, जो 1881 से 1894 ईस्वी तक इन्होंने हुक्मरानी की। तो देखेंगे हम चामराज वडियार के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। 1881 ईस्वी में पुनर्दान के ज़रिए चामराज वडियार दहुम ने इक़्तिदार संभाला। इनके मातहत रंगाचार्लू और के शेषाद्री अय्यर ने दीवान के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दिए। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है के शेषाद्री अय्यर और ये तस्वीर है रंगाचार्लू। ये दोनों क्या है, दीवान यानी कि वज़ीर है किसके, चामराज वडियार दहुम के, जिन्होंने क्या किया, इनके दौरे हुकूमत में दीवान के तौर पर खिदमत अंजाम दिए। इनके दौर में प्रजा प्रतिनिधि यानी अवामी नुमाइंदों की एक मजलिस बनाई गई। कब? 1881 ईस्वी में। 10वें चामराज वडियार जब कलकत्ता गए तो क्या हो गया, वहाँ पर बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इनके जो वारिस थे नालवडी कृष्ण राजा वडियार, इन्होंने क्या किया, यहाँ से 1895 ईस्वी से वडियार ख़ानदान की बागदौड़ अपने हाथ में ली और इन्होंने 1895 ईस्वी में तख्त नशीन हुए। तो अब हम देखेंगे नालवडी कृष्ण राजा वडियार, जो 1902 से 1940 ईस्वी तक इन्होंने अपनी हुकूमत की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है नालवडी कृष्ण राजा वडियार। नालवडी कृष्ण राजा वडियार 1895 ईस्वी में तख्त नशीन हुए। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी माँ केम्पा नंजमनी ने हुकूमत को संभाला। यहाँ पे देखिए तस्वीर है, तस्वीर में कौन नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, नालवडी कृष्ण राजा वडियार है और उनकी वालिदा केम्पा नंजमनी है, जिन्होंने वडियार ख़ानदान की हुकूमत को संभाला। नालवडी कृष्ण राजा वडियार ने 1902 ईस्वी से मैसूर पर खुद हुक्मरानी शुरू की। नालवडी कृष्ण राजा वडियार एक बहुत बड़े दूरंदेश थे। नालवडी कृष्ण राजा वडियार ने समाज के तमाम तबक़ात को हुकूमत में मौक़ा फ़राहम करने के लिए मिलर कमीशन क़ायम की। कौन सी कमीशन क़ायम की इन्होंने? जी हाँ, मिलर कमीशन क़ायम की। किस लिए क़ायम किया मिलर कमीशन? जी हाँ, समाज के हर तबक़े को हुकूमत में मौक़ा फ़राहम करने के लिए इन्होंने क्या किया, मिलर नामे एक कमीशन क़ायम किया। अब हम देखेंगे नालवडी कृष्ण राजा वडियार के अहम कारनामे, यानी कि इनके कारनामे क्या क्या हैं। बेंगलुरु में साइंसी इदारा क़ायम किया। जे.एन. टाटा को 371 एकड़ ज़मीन के साथ 5 लाख रुपये माली ज़ायद इमदाद अता की। किस लिए की? बेंगलुरु में साइंसी इदारा क़ायम करने के लिए। जी हाँ, 1907 ईस्वी में मुनसिफ मजलिस को क़ायम करके अवामी नुमाइंदों के ज़रिए वहाँ पे क्या किया जाता था, अवाम के तमाम मसाइल पर बहस करने का मौक़ा फ़राहम किया जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है बेंगलुरु का साइंसी इदारा। KRS डैम की तामीर किया। इनका सबसे बड़ा अहम कारनामा है KRS डैम। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है KRS डैम। इसको तामीर करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कृष्ण राजा वडियार ने क्या किया, यहाँ पर ज़राअत कृष्ण राजा सागर बंद की तामीर के ज़रिए रियासत में काश्तकारी को फ़रोग़ दिया गया। यानी कि इन्होंने जो ये बंद तामीर करवाया, इसकी वजह से रियासत भर में क्या हुआ, काश्तकारी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। 1911 ईस्वी में मैसूर में माशी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, द मैसूर ऑफ इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस। बिछड़े हुए तबक़ों को सरकारी खिदमत में मखसूस नुमाइंदगी देने का अहकाम जारी किया।
और पहली बार औरतों को वोट देने का हक भी इन्होंने दिलवाया। इस तरह नालवड़ी कृष्ण राजा ने तालीम, सनत, बैंक वगैरह तमाम इलाक़ों की तरक्की के लिए रहनुमा बनकर सबकी हौसला अफजाई की। गांधी जी ने नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार की हुकूमत को राम राज कहते हुए तारीफ़ की है। देखिए तलबा, गांधी जी ने क्या किया, उस वक्त नालवड़ी कृष्ण राजा के जो कारनामे थे, उनके कारनामों को देखकर इनके हुकूमत को क्या नाम दिया, राम राज कहते हुए तारीफ़ की। नालवड़ी को राजवर्षी के नाम से भी पुकारा गया क्योंकि 20वीं सदी के इब्तदाई दौर में नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार जैसा कोई और राजा सारे हिंदुस्तान में नहीं था। इनकी दूरंदेशी ख्यालात को, यानी कि इनके जो ख्वाहिशात थे और इनकी जो दूरंदेशी थी, उन ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी कि कामयाब करने के लिए, रियासत के तरक्की में हाथ बटाने के लिए होनहार दीवानों को मुकर्रर किया गया। यानी कि नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के दौर में इनके जो ख्वाहिशात थे और इनके जो ख्यालात थे, जो तरक्की करना चाहते थे, उसको इसमें कामयाबी करने के लिए इन्होंने क्या किया, होनहार दीवानों को, दीवान यानी कि वज़ीरों को इनके दरबार में मुकर्रर किया गया, दीवानों को मुकर्रर किया गया। इनके दौरे हुकूमत के जो दीवान हैं, सर एम विश्वेश्वरैया और सर मिर्ज़ा इस्माइल, बहुत ही अहम हैं। तो चलिए तलबा, अब हम देखेंगे कि ये दो मशहूर दीवान कौन कौन से हैं। जी हाँ, सर एम विश्वेश्वरैया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, और ये जो दूसरी तस्वीर है वो किसकी है तलबा, जी हाँ, सर मिर्ज़ा इस्माइल की है। वज़ीरों के मुतालिक मालूमात हासिल करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप तमाम इसके जवाब देंगे। पुनर्दान किसे कहते हैं, बताइए तलबा, पुनर्दान किसे कहते हैं। जी हाँ, 1881 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर से हुकूमत की दौर वडियार के हवाले कर दिया, उसे पुनर्दान कहते हैं। बेंगलुरु में साइंसी इदारा किसने कायम किया, सवाल नंबर 2 है, बेंगलुरु में साइंसी इदारा किसने कायम किया। जी हाँ, नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार ने। मेरा तीसरा सवाल है, नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के ज़माने में 2 दीवान के नाम बताइए। अभी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, सर एम विश्वेश्वरैया और सर मिर्ज़ा इस्माइल। तो चलिए तलबा, इनके मुताल्लिक़ अब हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले सर एम विश्वेश्वरैया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है सर एम विश्वेश्वरैया। इनका दौर रहा है 1912 था 1918। इनकी पैदाइश 15 सितंबर 1861 ईस्वी में हुई। जी हाँ तलबा, कब पैदा हुए ये, 15 सितंबर 1861 ईस्वी में। जदीद मैसूर का संग तराश और मेमार कहा जाता है। जी हाँ, सर एम विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है, संग तराश और मेमार, कहाँ का, मैसूर का मेमार कहा जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया एक होनहार और फितरी सलाहियतों वाले एक माहिर इंजीनियर थे। पेशे से ये क्या थे, एक माहिर इंजीनियर थे। 1909 था 1912 तक मैसूर रियासत के आला इंजीनियर की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी, यानी कि वज़ीर बनने से पहले ये मैसूर के एक आला इंजीनियर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिए थे। फिर 1912 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया को दीवान मुकर्रर किया गया। इनके दौर में मैसूर हमा पहलू, यानी कि हर पहलू में, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। सनत व हुर्फत या खातिमा सर एम विश्वेश्वरैया का नारा था। जी हाँ तलबा, याद रखिए, सनत व हुर्फत या खातिमा ये किसका नारा है, सर एम विश्वेश्वरैया का नारा है। ये क्या चाहते थे कि सनत और हुर्फत में, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और हर एक को एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिले, जब ही जाके हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ये इनका नारा था कि सनत व हुर्फत या फिर खातिमा, सर एम विश्वेश्वरैया का नारा था। तो चलिए तलबा, अब हम सर एम विश्वेश्वरैया के कारनामों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। भद्रावती का लोहे का कारखाना बनवाया, या इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। फिर मैसूर महल जो कब तामीर किया गया, ये 1910 ईस्वी में मुकम्मल किया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है मैसूर का महल। इस जगह पर एक लकड़ी का ऑलरेडी महल बना हुआ था कि किसी हादसे की वजह से ये जलकर खाकसर हो गया था। इसके बाद इसको फिर से यहाँ पे ये जो आलीशान जो महल नज़र आ रहा है, इसको 1910 ईस्वी में मुकम्मल किया गया।
मैसूर में संदल के तेल का कारखाना बनवाया। बेंगलुरु में साबुन का कारखाना बनवाया। मरकज़ी सनती कारगाह और चमड़े के कारखाने और धातों के कारखानों को शुरू करवाया। मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ को कायम किया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस लिए इसको कायम किया गया? जी हाँ, तिजारत और कारोबार की हिम्मत अफजाई के लिए इसको बेंगलुरु में कायम किया गया। और इन्होंने क्या किया? मैसूर में बैंक 1913 ईस्वी में इसको कायम किया गया। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर कब? 1913 ईस्वी में। किस लिए? तिजारत और कारोबार की तरक्की के लिए 1913 ईस्वी में मैसूर बैंक की शुरुआत की। हर मुल्क की तरक्की वहाँ के लोगों की तालीम पर मुनहसिर है। उन्होंने इब्तदाई तालीम को लाजमी कर दिया। टेक्नोलॉजिकल तालीम पर बहुत जोर दिया। कन्नड़ा साहित्य परिषद 1915 ईस्वी में बेंगलुरु में कायम किया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है कन्नड़ा साहित्य परिषद। कब कायम किया गया इसको? 1915 ईस्वी में। कहाँ पर? जी हाँ, बेंगलुरु में। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? 1916 ईस्वी में मैसूर यूनिवर्सिटी कायम की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है मैसूर की यूनिवर्सिटी। मैसूर से अरस्केरा और बोरिंगपेट से कारवार तक रेलवे लाइन डाली गई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और 1932 ईस्वी में कृष्णराजा सागर डैम को मुकम्मल किया गया। यहाँ पर तस्वीर भी है तलबा, ये देख सकते हैं कौन सा डैम है? जी हाँ, कृष्णराजा सागर डैम। इन तमाम कारनामों को देखते हुए इन्हें बहुत सारे इनामात और इकरामात से नवाजा गया। तो चलिए इनके इनामात को अब हम देख लेते हैं। इनकी खिदमत देखकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा। किस खिताब से नवाजा तलबा? जी हाँ, सर के खिताब से नवाजा। 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है। 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से नवाजा। और 1918 ईस्वी में विश्वेश्वरैया ने दीवान के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। चलिए तलबा, अब हम देखते हैं सर मिर्ज़ा इस्माइल। इन्होंने 1926 ईस्वी तक 1941 ईस्वी तक दीवान के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दिए। तो चलिए यहाँ इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये कौन है? सर मिर्ज़ा इस्माइल। सर मिर्ज़ा इस्माइल भी जदीद मैसूर रियासत के मेमारों में इनका शुमार होता है। इन्होंने सनतकारी की तरक्की के लिए बहुत सारे सनती कारखाने शुरू किए। सर मिर्ज़ा इस्माइल के कारनामे, चलिए तलबा अब हम देखते हैं सर मिर्ज़ा इस्माइल के कारनामे। इन्होंने क्या किया? जाकोर में हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट तामीर करवाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इरविन नाले की तामीर किया। मांडिया में, यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है इरविन नाला। इरविन नाले को तामीर करवाकर ज़िले मांडिया की ज़रई ज़मीनात को पानी फराहम किया। इनका एक सबसे अहम कारनामा है, मैसूर में इन्होंने क्या किया? कृष्णराजा सागर बंद के पीछे वृंदावन गार्डन की तामीर करवाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बाग है। बेंगलुरु और मैसूर में आकाशवाणी के मराकज़ कायम किए। यहाँ पे आप उसका नज़ारा कर सकते हैं, ये है बेंगलुरु का आकाशवाणी का मरकज़। मांडिया में शक्कर का कारखाना बनवाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है शक्कर का कारखाना। और बेलगोला में कीमियाई खाद का कारखाना बनवाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। जी हाँ, शिमोगा में दिया सलाई यानी कि माचिस का कारखाना बनवाया। भद्रावती में लोहा और कागज़ का कारखाना बनवाया। यहाँ पर ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और बेंगलुरु में कांच का कारखाना बनवाया। ये है तलबा कांच बनाने का कारखाना। सर मिर्ज़ा इस्माइल ने कोला, शिमोगा, बेंगलुरु और मैसूर में क्या किया? हॉस्पिटल कायम किए। यहाँ के लोगों की सेहत के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत सारे हॉस्पिटल्स तामीर करवाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कोलार का हॉस्पिटल, ये है शिमोगा का हॉस्पिटल और ये है बेंगलुरु का निम्हांस हॉस्पिटल। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है मैसूर का हॉस्पिटल। सर मिर्ज़ा इस्माइल ने तालीम के फ़रोग़ के लिए इब्तदाई लाजमी तालीम को जारी किया। गैर सरकारी स्कूलों को माली इमदाद फराहम की और फ़ौक़ियानी मदरसों में तालीम बाज़रिए कन्नड़ा यानी कि कन्नड़ा मीडियम के ज़बान का यहाँ पे आगाज़ हुआ। इस तरह से मैसूर की तरक्की में सर मिर्ज़ा इस्माइल का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है।
नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के हम जमात साथी यानी कि जो मिर्ज़ा इस्माइल थे वो नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के हम जमात यानी कि उनके साथ इन्होंने तालीम हासिल की और नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के दूर अंदेशी मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारे कामयाब काम इन्होंने किए। नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के मौत के बाद जय चामराज वडियार ने हुक्मरान बने। नालवड़ी कृष्ण राजा वडियार के मौत के बाद जय चामराज वडियार हुक्मरान बने। चलिए तुलबा, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है जय चामराज वडियार। चलिए अब हम इनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मैसूर रियासत को जमहूरियत में शामिल करने पर जोर दिया। केसी रेड्डी की क़यादत में शाही महल सत्याग्रह शुरू किया। केसी रेड्डी मैसूर रियासत के पहले वज़ीर आला थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये है केसी रेड्डी जो मैसूर रियासत के पहले वज़ीर आला थे। जय चामराज वडियार हिंदुस्तान की जमहूरियत में शामिल होने की रजामंदी दे दी। इस तरह से 24 अक्टूबर 1947 में क्या है मैसूर रियासत हिंदुस्तान में शामिल हो गई। जय चामराज वडियार मैसूर रियासत के पहले गवर्नर बने। तो बताइए तुलबा, जो मैसूर रियासत के पहले गवर्नर है कौन है? जी हाँ, जय चामराज वडियार। क्योंकि इन्होंने क्या किया, हुक्मरानी यहाँ पर ख़त्म होती है और ये जो मैसूर रियासत है वो 24 अक्टूबर 1947 को क्या हो जाता है, यहाँ पे जमहूरियत आ जाती है। इसी वजह से जय चामराज वडियार क्या होते हैं, मैसूर के पहले गवर्नर मुकर्रर किए जाते हैं। तो आज का हमारा ये उन्वान यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इससे मुताल्लिक़ आपसे चंद सवालात करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप तमाम इसके जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। कब्बन पार्क कहाँ है? बताइए तुलबा, कब्बन पार्क कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बेंगलुरु में कब्बन पार्क है। दूसरा सवाल है, कृष्ण राजा सागर डैम के इंजीनियर कौन थे? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, सर एम विश्वेश्वरैया कृष्ण राजा सागर डैम के इंजीनियर थे। तो मेरा तीसरा सवाल है, 1955 ईस्वी में भारत रत्न का अवार्ड किसको मिला? किसको मिला? जी हाँ, सर एम विश्वेश्वरैया को। चौथा सवाल है, मैसूर में हुकूमत करने वाले आखिरी वडियार कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, जय चामराज वडियार थे। तो चलिए हमारा सवालों का मरहला यहीं पर ख़त्म होता है। देख लेंगे हमारी अगली सरगर्मी क्या है। जी हाँ, होमवर्क यानी कि घर का काम। तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल देती हूँ जिसका जवाब आपको लिखना है। तो देख लीजिए हमारा सवाल क्या है, सर एम विश्वेश्वरैया के कारनामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। क्या है बच्चों, क्या है तुलबा सवाल? सर एम विश्वेश्वरैया के कारनामों की एक फहरिस्त तैयार करनी है, एक फहरिस्त तैयार करनी है। तो चलिए आज की ये क्लास यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।